डियर स्टूडेंट, इस क्लास में हम करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल शॉक और थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, ये 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। जब आप मटेरियल को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, और जो एक्सपैंड करने से अगर हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करें कि हमारे पास एक वायर है, उसको आपने हीट किया और वो उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी, तो उसकी इनिशियल लेंथ L0 इनिशियल लेंथ है, LF फाइनल लेंथ है। तो LF माइनस L0 जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? एक तो होगी उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L0, फिर दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा कि आपने इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया, TF माइनस T0, जितना ज़्यादा होगा उतनी एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा अल्फा L इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये मटेरियल डिपेंडेंट है कि उस मटेरियल का उसमें बॉन्डिंग कौन सी है, सॉफ्ट है या हार्ड है। तो जितना अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी उसमें थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। जिस तरह अगर आप कॉपर लें तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, स्टील लें तो उसी टेम्परेचर पे स्टील को हीट करेंगे उसकी थर्मल एक्सपेंशन कम हो जाएगी। बाकी सारे पैरामीटर्स सेम रखें तो इसमें डेल्टा L इज इक्वल टू L0, इस L0 को लें L0 अल्फा L डेल्टा T, ठीक है। ये थर्मल एक्सपेंशन है। और इस तरीके से वॉल्यूम एक्सपेंशन देखें तो वहाँ वो वॉल्यूम आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा V इनटू डेल्टा T। तो नेक्स्ट जो थर्मल एक्सपेंशन है वो पॉलीमर्स की सबसे ज़्यादा होगी अल्फ़ा की वैल्यू। थर्मल कोएफिशिएंट जो है वो पॉलीमर्स ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। उसके बाद मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद सिरामिक्स हैं। सिरामिक की एक्सपेंशन जो है वो सबसे कम होती है। देन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी हम इससे डिफाइन करते हैं कि अगर मेरे पास कोई मटेरियल है और इसको उसमें से हीट फ्लो कर रही है, ठीक है, उसकी एक साइड से दूसरी साइड तक वो हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम वन साइड टू अदर, ठीक है। तो उससे जो हीट फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो भी हम देखते हैं। हीट फ्लक्स इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी फ्रॉम वन साइड टू अनदर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कि कोई भी बॉडी है, उसको आपने एक साइड पे टेम्परेचर ज़्यादा किया, दूसरी साइड कम है, तो उसके एक साइड पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितनी हीट फ्लो करेगी दूसरी तरफ, वो क्या कहलाएगा? हीट फ्लक्स क्यू। और ये हीट फ्लक्स किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू, एक डिपेंड करता है dt/dx के उसमें थर्मल ग्रेडियंट कितना है। थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है? dt/dx कि उसमें कोई सा भी आप उस मटेरियल के अंदर कोई सा भी एलिमेंट लें dx, उसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस लें dt, इनकी रेशो क्या कहलाएगी? dt/dx। ये थर्मल ग्रेडियंट है कि अगर आप dx छोटा है और उसमें टेम्परेचर gt ज़्यादा चेंज हो रहा है, कि आपने दोनों तरफ टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तो थर्मल ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा। कि एक साइड से दूसरी साइड पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थर्मल ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें फिर हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। तो उसके अंदर छोटा सा भी कोई dx एलिमेंट दे दें तो उसमें भी क्या हो जाएगा कि वो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा आएगा अगर ओवरऑल ज़्यादा है बाय। तो ये टर्म कहती है dt/dx कि जितना थर्मल ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतना हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। और दूसरा जो है, ये थर्मल ग्रेडियंट तो हम बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी जो है k इज़ मटीरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, कि वो मटीरियल कितना अलाउ करता है हीट को फ्लो करने में। उसमें ज़्यादा हीट जो है वो एटम वाइब्रेशन से जाएगी, फोनान से जाएगी और इलेक्ट्रॉन से जाएगी, तो वो मटीरियल पर डिपेंड करता है। सो k इज़ मटीरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। k इज़ थर्मल कंडक्टिविटी इन दिस एक्सप्रेशन। और k ये बताता है कि वो मटेरियल गुड थर्मल कंडक्टर है या बैड थर्मल कंडक्टर है, ठीक है। और जो टोटल थर्मल कंडक्टिविटी k है, उसमें दो तरह की कंट्रीब्यूशन होती हैं। एक जो है वो लैटिस वाइब्रेशन और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल थर्मल कंडक्टिविटी k इज इक्वल टू k लैटिस प्लस k इलेक्ट्रॉन। थर्मल कंडक्टिविटी टू लैटिस वाइब्रेशन मीन कि फोनान्स, ठीक है। जब लैटिस वाइब्रेट करती हैं उसकी वाइब्रेशन से जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड है, और ईच क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या कहलाते हैं? फोनान। हम इसमें भी ये उस तरीके से कॉन्सेप्ट है जिस तरह फोटान्स होते हैं, कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फोटान्स हैं, वो वेव जब पड़ती हैं तो वो फोटान हिट करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरीके से फोनान का भी ये कंसेप्ट है। जब मटेरियल के अंदर आप हीट फ्लो करिए तो उसमें फोनान्स मूव कर रहे हैं, वो फोनान लेटर्स के साथ अंदर एटम्स के साथ हिट करेंगे। और अगर प्योर एटम है तो उसमें स्कैटरिंग कम होती है, लेकिन अगर इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो फोनान्स इम्प्योरिटीज़ के साथ हिट करके वो स्कैटर कर जाएंगी और आगे फ्लो नहीं करेंगी जिधर हीट जा रही है, तो वो कंडीशन कम हो जाएगी इसका। और अगर बाउंड्रीज़ हैं, उसके ग्रेन बाउंड्रीज हैं, वहाँ से भी क्या स्कैटर करेंगे
फिर वैकेंसी से भी स्कैटर करेंगे। तो उसमें मतलब जितनी इम्प्योरिटीज़ डालते जाते हैं मटेरियल में, उसमें फोनॉन की स्कैटरिंग बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते हैं, वो भी इजीली मूव कर जाते हैं हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर के इलेक्ट्रॉन होंगे हाई टेम्परेचर वाली साइड पे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो हिट करेंगे, वो मूव करेंगे टू, अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को देंगे जो लो काइनेटिक एनर्जी पर हैं, और वो अपनी एनर्जी इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है उसमें एटम्स अपनी जगह पर सॉलिड हैं, उसमें फोनॉन्स का कंसेप्ट है। तो ये दोनों मिल के जो है वो टोटल थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। अब इसमें अगर हम मेटल्स में देखें, मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एटम्स डेफिनेटली हैं, तो इसलिए टोटल कंडक्टिविटी मेटल्स की बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स या नॉन मेटल्स। क्योंकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इनकी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाएगी। सिर्फ क्या होगी, फोनॉन्स की या एटम्स की। तो एटम्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है ओवरऑल किसी भी मटेरियल में, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आके मूव कर जाते हैं, वो फ़ौरन अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसलिए मैटर्स जो है, मैटर्स को हम देखें तो ये दोनों आ जाएंगे के एल प्लस के ही। और अगर आप इंसुलेटर्स को देखें, नॉन मेटल्स को, तो उसमें ये के इज अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो, तो सिर्फ क्या हो जाता है, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा सिर्फ एटम्स का, फोनॉन्स का। इसलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और दे आर आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है ना। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली भी गुड कंडक्टर होते हैं, थर्मली भी गुड कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा और थर्मल कंडक्टिविटी के, इनका भी आपस में रिलेशन है, वो इसमें दिया हुआ है। इसमें ये जो रिलेशन L इज इक्वल टू के ओवर सिग्मा टी। के इज थर्मल कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वहाँ से ये रेशियो डिफाइन होती है दोनों कंडक्टिविटीज़ की। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेसेस बेसिकली होते हैं, ज़्यादा ये प्रोमिनेंट होते हैं सिरामिक मटेरियल्स में, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं। थर्मल स्ट्रेस ये होता है कि अगर आप कोई सिरामिक मटेरियल है, जिस तरह ग्लास ले लें हम, अगर ग्लास की आपके पास शीट है ग्लास, और उसको आप किसी छोटी जगह पर सिर्फ हीट करें, या जिसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर आप गिलास के ऊपर गर्म कप रख दें चाय का, तो वो उस जगह पर वो टूट जाता है। ये होता है ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस, जो उसमें लोकलाइज हीटिंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। लोकलाइज हीटिंग मीन कि आप पूरे को हीट नहीं कर रहे, सिर्फ उस जगह पर हीट करें। तो जिस जगह पर हीट कर रहे होंगे वहाँ पर एटम्स की एक्सपेंशन होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगी, वहाँ इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बढ़ेगी। और अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो एटम्स क्या हो जाएंगे, वो वहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाएंगे, और वो क्रैक आगे डेवलप करेगा और मटेरियल टूट जाएगा। ठीक है। ये क्योंकि उस जगह पर एटम्स एक्सपैंड होंगे, जब उस जगह पर एक्सपैंड होंगे तो वहाँ इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग इंक्रीज़ होने से अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। जिस तरह स्प्रिंग को खींचते हैं ना, तो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो इसमें भी यही फिनोमेना है कि अंदर वो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर आप इसको कूल करें, उस जगह पर बहुत ज़्यादा कूल करें, तो वो एटम्स वहाँ पर कॉम्पैक्ट, वो जो कंप्रेस हो जाएंगे, तो उससे भी ये फिनोमेना हो सकता है, विच इज़ कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। जिस तरह स्ट्रेस होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, इसमें भी ये हो रहा है कि उस जगह पर जो एटम स्ट्रेच हो रहे हैं उसमें एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। और स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस पे, कि जितना आप उस जगह पर और उसके इर्द गिर्द जो बाकी एटम्स हैं उससे थोड़ा दूर, उनमें टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर थर्मल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा वो अल्फ़ा एल क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। जितना उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो एक्सपैंड भी ज़्यादा होता है, तो वो उस जगह पर ज़्यादा एक्सपैंड होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तीसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस ई, वो भी जितना ज़्यादा होता है वो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर। सो सिग्मा हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फ़ा डेल्टा टी, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। ये दोनों केसेस में है, चाहे आप कूल कर रही हो या हीट कर रही हो। अब इससे रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है वो है थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये जो फिनोमेना अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया ना, कि जब आप थर्मल स्ट्रेस होता है तो इसकी वजह से वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है, इस फिनोमेना को कहते हैं थर्मल शॉक। ठीक है। ये जो ऊपर हमने देखा था कि जब ये थर्मल स्ट्रेस है, और अगर ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो मटेरियल उस जगह पर क्रैक बनेगा, और वो क्रैक आगे डेवलप होगा और वो मटेरियल टूट जाएगा। ये यूजुअली सिरामिक मटेरियल में होता है। मैटर्स में जो होता है कि सिर्फ थर्मल स्ट्रेस होता है,
स्ट्रेस होगा मेटल्स में, लेकिन वो टूटती नहीं है, वो सॉफ्ट होती है ना, वो डिफॉर्म हो जाती हैं। और जबकि सिरामिक मटेरियल्स जो होते हैं वो डिफॉर्म नहीं होते, उनमें जब स्ट्रेस आएगा अगर बहुत ज़्यादा आएगा तो वो ब्रेक हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को कहते हैं थर्मल शॉक। और ये किस में होता है? सिरामिक मटेरियल्स में या ब्रिटल मटेरियल्स में, ठीक है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल्स हैं वो डिफॉर्म नहीं होते, वो डिफॉर्म अगर ज़बरदस्ती ज़्यादा उनको करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो ये तो थर्मल शॉक हो गया हमारे पास। क्या हमने देख लिया? हमने देख लिया कि व्हाट इज़ थर्मल स्ट्रेस, वो देख लिया, ये तो सब मटेरियल में होगा। अब उसके बाद है थर्मल शॉक। थर्मल शॉक जो है वो ज़्यादा किस में होता है? ब्रिटल मटेरियल में होता है, कि इस स्ट्रेस की वजह से वो मटेरियल ब्रेक हो जाती है। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट है थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ये कैपेसिटी है कि वो कितना वो मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कि वो थर्मल जो शॉक है उसको वो बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस मटेरियल की थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो थर्मल शॉक को बर्दाश्त करेगा, उसके टूटने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो थर्मल शॉक और थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है ना, ये उसकी ऑपोजिट हो जाएगी कि ये थर्मल शॉक को रोकेगी, ठीक है। ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस जो है TSR, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो देख लेते हैं। एक तो सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इज़ उस मटेरियल का स्ट्रेस एट फेलियर, कि किस स्ट्रेस पे वो मटेरियल फेल होता है या ब्रेक होता है। ये अगर आप स्ट्रेस चेन कर्व को देखें ना, तो जो टॉप पे आता है जहाँ पर मटेरियल ब्रेक हो जाता है उसको क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेस एट फेलियर। तो या इसको फ्रैक्चर स्ट्रेंथ भी कहते हैं, जिस पे वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो जितना वो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो मजबूत होगा, जल्दी नहीं टूटेगा, तो उसकी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये मजबूत है, ये उस लोकलाइज हीट करने से इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। फिर के नेक्स्ट है के थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आप बेसिकली ये हम सारा सामना कर रहे हैं ना लोकलाइज हीटिंग की, उस मटेरियल को, जिस तरह ये पूरा मटेरियल अगर स्क्रीन मटेरियल है पूरी, तो सिर्फ मैं इस जगह पर हीट कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये सारा उससे होता है कि वहाँ स्ट्रेस होगा, वहाँ थर्मल शॉक होगा, ये टूट जाएगा। अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है तो ये फ़ौरन हीट क्या करेगी? इधर चारों तरफ एक्सपेंड कर जाएगी, और जो इधर ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होना था वो इधर नहीं होगा, वो आगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ इधर ज़्यादा चेंज नहीं होगी, सब में वो एक ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि थर्मल शॉक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वो मटेरियल टूटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा थी, उसने इस जगह मैंने हीट किया था तो उसने फ़ौरन एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद है ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जितना ज़्यादा होता है उतनी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कि वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो टूट जाएगा। फिर अल्फा एल, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा एल, ये जितना ज़्यादा होगा ये उस जगह पर ज़्यादा एक्सपेंड होगा हीट करने से एज़ कम्पेयर टू अदर। तो उस जगह पर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो वो जल्दी क्रैक हो जाएगा, इसलिए थर्मल शॉक रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। So thermal shock resistance is proportional to sigma F and K, and it is proportional to E and alpha L. So this is our last topic in thermal properties. Thank you.